गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या पढ़ रहे थे कल? कल क्या पढ़ रहे थे अपन? संयोजन के सिद्धांत। शाबाश, संयोजन के सिद्धांत। संयोजन के सिद्धांत देखो, ये शॉर्ट में पढ़ेंगे अपन, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचेंगे इसको, क्योंकि अपने को चैप्टर स्टार्ट करना है। तो देखो, संयोजन के सिद्धांत अपन ने पढ़े थे। संयोजन के सिद्धांत क्या होते हैं? संयोजन के सिद्धांत से तात्पर्य है कि दो अथवा दो से अधिक जो कला के तत्व हैं, तत्व तत्व कौन से हैं? रेखा, रूप, स्थान, पोत, अंतराल। दो या दो से अधिक तत्वों को अथवा षडांगों को। षडांग कौन से हैं? रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग। ये होते हैं षडांग। ये अपन ने पढ़ा था ये अपन ने। शायद जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं या जिसने नहीं पढ़ा हो अलग बात है, लेकिन अपन ने पढ़ा था। देखो, तत्व, रेखा, लाइन जिसको कहते हैं, रूप, फॉर्म जो आकृति बनाते हैं, तान जो रिदम में, जिस रिदम में अपन लाइन खींचते हैं वो, पोत चित्र के पीछे का बैकग्राउंड, अंतराल दो आकृतियों के बीच में जो दूरी होती है उसको अंतराल कहते हैं। रूप भेद, दो आकृतियों के मध्य जो अंतर होता है उसको कहते हैं। प्रमाण मतलब अनुपात, एक छोटी एक बड़ी एक आकृति, ठीक है, छोटी आकृति एक बड़ी आकृति। ये प्रमाण। भाव का मतलब होता है कि किसी चित्र में उस चित्रकार के भाव प्रकट होना। लावण्य योजना का मतलब होता है सुंदरता। सादृश्य का मतलब होता है के जैसा, जैसा अपन ने देखा वैसा का वैसा। और वर्णिका भंग का मतलब होता है रंगों के मध्य अंतर स्पष्ट करना, ठीक है। अब ये अपन बात कर रहे हैं संयोजन के सिद्धांत की। संयोजन के सिद्धांतों में कहा गया है कि दो या दो से अधिक तत्वों का या षडांगों का प्रयोग किया जाता है जिस चित्र में, वह संयोजन के सिद्धांत कहलाते हैं। देखो, संयोजन का मतलब होता है, संयोजन का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है एक ऐसा चित्र जिसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियों का समावेश हो। एक ऐसा चित्र जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई। कैसे? जैसे आपने अपने घर में कोई प्रोग्राम था, बहुत बड़ी स्वामनी थी कोई, सारे लोग खाना खाने के लिए आए हुए थे आपके घर पे, और जैसे आपके घर पे खाना खाने के लिए आए, आपने क्या किया? बाहर बैठे और स्केच बुक ली, पेंसिल ली और सबका चित्र बना दिया। जैसे वो झुंड में, कोई खाना खा रहा है, कोई बैठा है, कोई खड़ा है, कोई बात कर रहा है आपस में, कोई पानी पी रहा है, ठीक है। तो वो उन सब का आपने क्या किया? एक सीट पे चित्रांकन कर लिया, ठीक है। तो वो सीट पे अगर अलग अलग व्यक्तियों का, जो आपने अलग अलग क्रियाशील व्यक्तियों का आपने जो चित्रांकन किया है, वो संयोजन कहलाता है, कंपोजिशन कहलाता है, ठीक है। और सिद्धांत का मतलब होता है प्रिंसिपल। अगर अपन इंग्लिश में इसकी बात करेंगे तो इसको कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन, संयोजन के सिद्धांत, ठीक है। तो ये हो गए संयोजन के सिद्धांत। अब देखो, संयोजन के सिद्धांत होते हैं जो, वो 7 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सहयोग, जिसको एकता भी कहते हैं। सहयोग या एकता। देखो, इसका क्या हुआ? सहयोग। अब मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, आप लोग अच्छे से इसको याद करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे। सहयोग, एकता। सहयोग का मतलब होता है कि किसी चित्र में दो या दो से अधिक आकृति बनाई जाती है, उनके मध्य एकता का विस्तार होना, एकता को दिखाना। अब वो कैसे दिखाई जाएगा चित्र में? जैसे सहयोग, 2 आकृति बनाई, ये पूरी सीट है, 2 आकृतियां आपने बना दी। इन 2 आकृतियों के मध्य एकता कैसे दिखाई जाएगी? आपने यहां भी बनाई, यहां भी। अब ये सीट में, जैसे ये सीट पूरी, तो इसमें क्या हुआ?
इसमें यहाँ का जो स्पेस है, जो यहाँ की दूरी है, वो यहाँ की भी दूरी है। सहयोग, इसमें इस आकृति में, इस आकृति में, इस आकृति में और इसमें एकता दिखाई है अपन ने। क्या? क्योंकि समतुल्य है ये। तो कहने का मतलब इससे संबंधित ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए? कि जब भी अपन किसी चित्र का निर्माण करेंगे तो उसमें दो या दो से अधिक जो आकृतियां बनाएंगे उनको बिल्कुल एक रूपता में, एकता में समाहित करके बनाएंगे। सही है। इसके बाद में आता है सामंजस्य। सामंजस्य, देखो सामंजस्य, ये 2 नंबर का है। दो आकृतियों के मध्य अच्छा तालमेल। देखो सामंजस्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो तालमेल होता है, तालमेल बिठाना। किसी दो आकृतियों के मध्य जो तालमेल होता है वो कैसे? अपन ने रेखा ले ली, रूप लिया, ले लिया, रंग तान लिया, तान कैसे? ये लो, तान ले लिया, ठीक है। अपन ने पोत लिया, ये लो, पोत ले लिया, मतलब इसके पीछे का बैकग्राउंड अपन ने कर दिया। अंतराल लिया, ये अंतराल है सबके बीच में, मतलब अपन ने तत्वों का सबका प्रयोग इस चित्र में कर लिया। इसका मतलब ये एक श्रेष्ठ चित्र का सामंजस्य है, मतलब चित्र का सामंजस्य अपन ने अच्छा किया है। हर एक लाइन के बीच अपन ने सामंजस्य स्थापित किया है, ये होता है अपना सामंजस्य। कोई दिक्कत है क्या? संतुलन, संतुलन क्या होता है? बैलेंस। कई बार आपने बात की होगी, मैं खड़ा था और खड़े खड़े अचानक मेरा संतुलन खराब हो गया और मैं गिर गया। तो मतलब ये मानव जीवन का आधार है, एक संतुलन, जिसको बैलेंस कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। ये संतुलन होना अति आवश्यक है चित्र में भी। अगर चित्र, मैंने कल परसों बात की थी, जैसे कि चित्र अपन मान लो ये सीट है और चित्र अपन ने यहाँ एक चित्र बना दिया कॉर्नर में, छुट्टी, पूरी सीट को खाली छोड़ दी और लो सर जमा कर लो मेरी सीट में, तो कंप्लीट कर दिया मैंने चित्र को। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस चित्र के अंदर संतुलन नहीं है। जो अपना तीसरा पॉइंट आता है संतुलन, वो नहीं है इसके अंदर। अब संतुलन जब होगा तभी इस सीट का निर्माण सही होगा। संतुलन होगा ना जब ही इस सीट का निर्माण सही होगा। कौन है ये? हाँ, तो संतुलन का निर्माण हुआ। तो कहने का मतलब एक सीट में अगर अपन सीट पर किसी चित्र का निर्माण करते हैं तो वो चित्र बिल्कुल संतुलन में होना चाहिए, सीट के संतुलन में होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए, उसका तालमेल सही होना चाहिए। अगर वो तालमेल में सही नहीं बैठ रही है तो इसका मतलब वो एक सीट संतुलन में नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार अपन चित्रकला के संयोजन के सिद्धांतों में 3 पॉइंट पढ़े। सहयोग या एकता, कहने का मतलब चित्र में सहयोग का होना, स्थापित होना अति आवश्यक है। दूसरा पढ़ा अपन ने सामंजस्य, चित्र में दो या दो आकृतियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। तीसरा पढ़ा अपन ने संतुलन, दो आकृतियों के मध्य या सीट और आकृति के मध्य संतुलन स्थापित करना ही संतुलन कहलाता है, बैलेंस कहलाता है। इस प्रकार 2-3 आकृतियां जो बनाते हैं अपन, उसमें संतुलन का होना अति आवश्यक है, संतुलन का होना अति आवश्यक है। देखो संतुलन का मतलब समझ गए होंगे आप। संतुलन का मतलब ऐसा है कि ये जो चित्र है ये यहाँ बीचों बीच बने, इसमें इधर 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 चारों तरफ बराबर स्पेस हो, चारों तरफ बराबर स्पेस हो, वही तभी तो संतुलन होगा। एक सीट में संतुलन कैसे होगा? जब अपन एक सीट में अगर चित्र बना रहे हैं तो बिल्कुल बीच में स्थापित कर रहे हैं, इससे कि पूरी सीट का बैलेंस बना रहे, वही तो होता है। तो ये हो गया अपना संतुलन। इसके बाद में अपना चौथा पॉइंट आता है प्रभाविता। प्रभाविता, देखो चौथा पॉइंट है कौन सा? प्रभाविता। अब प्रभाविता क्या होता है? प्रभाविता का मतलब प्रभाव। किसी एक आकृति में, जैसे मैंने सीट बनाई ये वाली और ये सीट बनाई, तो इसमें क्या होगा कि चाहे चारों तरफ कैसी ही आकृतियां बना दी हो मैंने, लेकिन एक मध्य में आकृति ऐसी बनाई जाए जो प्रभाव युक्त हो, प्रभाव परिपूर्ण हो, जिससे कि प्रभाव दिखाई दे, ठीक है। कहने का मतलब चित्र
अगर अपन ने सीट पे बनाया है और 5-6 आकृतियां बनाई हैं, तो उस 5-6 आकृतियों में से एक आकृति इतनी परिपूर्ण होनी चाहिए कि दर्शक की दृष्टि, जो देखने वाला है उसकी दृष्टि उस चित्र पे जो मुख्य आकृति है उस पे टिकी रहे, वो सोचे कि वास्तव में इसने क्या चित्र बनाया है। तो ये मतलब प्रभाविता, एक चित्र में प्रभाव स्पष्ट जरूर होना चाहिए, यही प्रभाविता की निशानी होती है। ऐसे प्रभाव वाले चित्र जो है ये अजंता में बने हुए हैं। अजंता की गुफाएं पढ़ेंगे अपन, जैसे अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे अजंता की गुफाएं पढ़ेंगे, उनमें चित्र बने हुए हैं बहुत अच्छे। तो उन अजंता की गुफाओं में प्रभाविता का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में आता है प्रवाह, लय, रिदम। ठीक है, चौथा कौन सा आता है? पांचवा प्रवाह। प्रवाह, देखो प्रवाह क्या, प्रवाह का मतलब हो गया किसी एक आकृति में, जैसे अपन ने आकृति बनाई कोई, मान लो ये सीट है अपनी और इसमें अपन ने आकृति बना दी कोई, ये सीट है, ये सीट है, इसमें आकृति बना दी, ये अब क्या किया मैंने, ये आकृति बना दी और यहां से मैंने क्या किया, एक हल्का सा चेहरा बना दिया। अब चेहरा तो बना दिया, चेहरा तो बन गया, प्रवाह है, रिदम, इस चेहरे में रिदम है। कैसे देखना, ये एक लाइनिंग है, इस लाइनिंग में मैंने, ये रिदम में लाइन है, हर चित्र में रिदम में प्रवाह में लाइन होनी चाहिए। मैंने क्या किया, यहां से इसको, जैसे ये इधर लाइन आई इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, और इसको ऐसे कर दिया, ये लो, ये भी एक आकृति बन गई। यहां से जैसे ही डाउन हो रहा है, यहां पे मैंने क्या कर दिया, आंख बना, ये लो। मतलब क्या हुआ कि हर चित्र में अगर रिदम रहेगा, रिदम रहेगा तो उसमें ऑटोमेटिक आकृतियां बनती जाएंगी। और आपने अगर बिल्कुल सीधी लाइनिंग की, क्या किया, ऐसे लाइनिंग करके चित्र बना दिया, ऐसे करके चित्र बना दिया, लाइनिंग करके चित्र बना, उसकी आकृतियां नहीं बन पाएंगी। और जैसे ही आप अगर रिदम में कोई लाइनिंग बना रहे हो, रिदम में बिल्कुल, तो उस रिदम में क्या होगा, एक चित्र का निर्माण होगा। कहने का मतलब अपन जिस किसी भी चित्र का निर्माण करते हैं तो वो बिल्कुल रिदम में होना चाहिए। रिदम का मतलब प्रवाह युक्त, पानी के बहाव जैसा होना चाहिए, बिल्कुल रिदम में लाइनिंग होनी चाहिए, वही एक श्रेष्ठ चित्र माना जाता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चित्र में गति होना, लय होना, वो रिदम माना जाता है। फिर आता है प्रमाण, प्रमाण। यहां तक सबके समझ में आ रहा है क्या, बताओ देखो। यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा, समझ में आ रहा है। यस सर, यस सर, टू एवरीवन। अच्छा, अगला देखते हैं अपन, प्रमाण। प्रमाण की बात की, प्रमाण का मतलब हो गया लंबाई, चौड़ाई का चित्र में समावेश होना, अर्थात अनुपात का समावेश होना। कैसे, मैंने कल उदाहरण भी दिया था आपको, कोई एक आकृति बनाई मैंने और दो आकृतियां बनाई, उन दो आकृतियों में मुझे दिखाना है कि एक विद्यार्थी है और एक क्या है, एक है शिक्षक, टीचर। अध्यापक, टीचर। दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए उनमें लंबाई चौड़ाई या प्रमाण का प्रयोग किया जाएगा। कहने का मतलब सर प्रमाण का, साफ नहीं दिखाई दे रहा। क्या साफ नहीं दिखाई दे रहा। साफ नहीं दिख रहा? ये कुछ नेटवर्क इशू है, वैसे तो साफ दिखाई दे रहा था। अब भी दे रहा है? हाँ सर अब। दे रहा है, अच्छा हाँ अच्छा, अब ठीक है। ठीक है। तो प्रमाण, प्रमाण का मतलब हो गया कि किसी चित्र में दो आकृतियों के मध्य उन दो आकृतियों की जो शिक्षा के अनुरूप उन्हें अंतर दिखाना, ये किसी भी अनुरूप अंतर दिखाना। राक्षस
देवता, विद्यार्थी, अध्यापक, ठीक है, भक्त, भगवान, इन सब में अंतर स्पष्ट करना ही प्रमाण कहलाता है। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ। 6 कंप्लीट हो गए अपने संयोजन के सिद्धांत। किसी को कोई समस्या है क्या? बोलो फटाफट। किसी को कोई समस्या है तो दोबारा बताऊं जल्दी। नो सर। हम्म, नो सर। सबके समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया? शायद आ गया, सबके समझ में आ गया शायद, है ना? देखते हैं। 7वां पॉइंट रह गया अपना, परिप्रेक्ष्य। इसको प्रपेक्ष्य बोलते हैं, लेकिन अपन बोलेंगे परिप्रेक्ष्य। ये तो दिख रहा होगा सबको। हाँ, निकिता, क्या बात है? क्या बात हुई निकिता? बोलो। सर कैमरा साफ नहीं दिखाई दे रहा अभी भी। है? अभी भी साफ नहीं दिखाई दे रहा, हिल रहा है बार बार। हिल रहा है? हम्म। अब हिल रहा है हाँ अभी? सर अब ठीक है। नहीं सर अब ठीक है। अच्छा। और ये निकिता ने हैंड चेक किया था, कुछ कहना चाहिए निकिता, क्या बात है? चलो कोई नहीं, देखते हैं। परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे थे अपन। परिप्रेक्ष्य का मतलब हो गया, हाँ, परिप्रेक्ष्य का मतलब हो गया, देखो एक मिनट इधर। परिप्रेक्ष्य का मतलब हो गया, परिप्रेक्ष्य एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, विज्ञान के अंतर्गत आता है ये, वैज्ञानिक सिद्धांत है ये। और वैज्ञानिक सिद्धांत का मतलब देखो एक बार समझते हैं अपन। हालांकि मैं बोलता जा रहा हूं, अगर आपको नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कुछ हल्का फुल्का दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल भी रहा हूं, आपको समझा भी रहा हूं अच्छे से। यह है परिप्रेक्ष्य। 7 नंबर का पॉइंट अपना परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य में अपन ने पढ़ा है, अपन पढ़ रहे हैं कि यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। देखो ये बोलने से आराम से, मैं जब बोलूंगा आपको तो आराम से समझ में आ जाएगा आपको। एक बार अच्छे से सुनना आप। परिप्रेक्ष्य एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। कैसे? कि इसमें दूर की वस्तु धुंधली व अस्पष्ट दिखाई देती है, पास की वस्तु बड़ी व स्पष्ट दिखाई देती है, यही परिप्रेक्ष्य होता है। आपने बहुत बार रेलवे ट्रैक देखा होगा, रेल की लाइन देखी होगी, पटरियां देखी होंगी रेल की। वो पटरियां अपने, आप जहां खड़े हो वहां तक उनकी चौड़ाई है, और जैसे ही आप आगे तक देखेंगे तो वो आपको आगे तक मिली हुई दिखाई देगी। आगे जैसे 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 आप आगे बढ़ते जाओगे आपको मिली हुई दिखाई देंगी वो। ठीक है? वो कैसे मिली हुई दिखाई दे रही है? वो परिप्रेक्ष्य सिद्धांत है। जैसे ही आप एक बहुत अथाह जंगल में या खुले मैदान में जाएंगे तो आप देखेंगे कि दूर से देखने पर आपको जमीन और आसमान मिले हुए दिखाई देंगे। आप दूर से देखोगे तो आपको जमीन और आसमान मिले हुए दिखाई देंगे। ऐसा क्यों? ये परिप्रेक्ष्य है, ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। ये दूर की जो वस्तु होती है वो अपने को मिली हुई दिखाई देती है। ये इतना बहुत बड़ा प्लेन होता है, एरोप्लेन जिसको बोलते हैं अपन, ये जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा ये अपने को छोटा दिखाई देता जाएगा, जो कि है बहुत बड़ा विशाल आकार। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो अपने, क्यों भाई, अपन तो वही तो आंखें हैं, वही प्लेन है, वो थोड़ी सी दूर क्या चला गया अपने को छोटा सा दिख रहा है। वो क्या है? वो है परिप्रेक्ष्य सिद्धांत। वो है परिप्रेक्ष्य सिद्धांत। तो ये मैंने 2-3 चीजें, जो 2-3 बातें बताई हैं, जैसे रेलवे ट्रैक बताया मैंने आपको, जैसे आसमान और जमीन, धरती और आसमान मिलते हुए बताया है, जैसे ये प्लेन का छोटा होना दिखाया है, ये सब परिप्रेक्ष्य सिद्धांत के अंतर्गत ही आते हैं। इनके माध्यम से अपने को परिप्रेक्ष्य सिद्धांत को जानने का मौका मिलता है।
आप बहुत बार देखे होंगे कि दूर से जिस वस्तु को देखते हैं वो बिल्कुल छोटी दिखाई देती है। अब एक बार देखना, इसका महत्व, अपन ने ये तो समझ लिया कि रेलवे ट्रैक, हाँ अपन पास में खड़े रहते हैं तो छोटी दिखाई देती है, जैसे जैसे दूर जाएंगे अपने को छोटी बिल्कुल मिली हुई दिखाई देंगी, जबकि ऐसा है नहीं, सेम बराबरी रहती है उनमें, हमें आगे तक सेम बराबरी होती है उनमें रेलवे ट्रैक में, लेकिन फिर भी अपने को लगता है भाई आगे जाके ये तो मिक्स हो गई। ऐसा नहीं है। जैसे अपन देखते हैं कि धरती और आसमान मिले हुए हैं, लेकिन कभी नहीं मिल ही नहीं सकते, असंभव है। तो ये कैसे अपने को लग रहा है? ये परिप्रेक्ष्य सिद्धांत से लग रहा है। और ये परिप्रेक्ष्य सिद्धांत अपने चित्रकला में क्या काम आता है वो अपन यहाँ देखते हैं। एक उदाहरण और दिया था मैंने आपको कल, वो दिया था कि जैसे अपन कोई सीरियल वगैरह देखते हैं तो सीरियल में जो मुख्य किरदार में रहता है, जो बोलता रहता है, उसको स्पष्ट दिखाते हैं, और जो सुनता रहता है, पीछे की तरफ खड़ा रहता है, उसको थोड़ा सा हल्का सा धुंधला दिखाएंगे। ये भी एक परिप्रेक्ष्य सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है कि उसको हल्का सा धुंधला दिखाएंगे और इसको स्पष्ट दिखाएंगे, तो लोगों की नजर इस स्पष्ट वाले पे ही रहेगी, उस धुंधले वाले पे नहीं रहेगी। ठीक है। और जैसे ही धुंधला वाला कुछ बोलने लगेगा तो उसको स्पष्ट दिखा देंगे, और जो स्पष्ट दिख रहा था उसको थोड़ा सा हल्का फुल्का धुंधला दिखा देंगे। ऐसा कई बार होता है। या आपको, आप जब सीरियल देखेंगे, कोई पिक्चर वगैरह देखेंगे, मूवीज वगैरह, उनमें आपको जरूर ये मिलेगा। तो चित्रकला में इसका क्या महत्व है वो अपने को पढ़ना जरूरी है। तो इसके लिए अपन एक चित्र बना रहा हूं मैं, वृक्ष का, पेड़ का चित्र। देखो एक बार ध्यान से देखना, अपन स्केचिंग करेंगे तब सारा समझ जाएंगे जब अपनी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी, या फिर अपन ऑनलाइन में भी स्केचिंग सीखेंगे। 7 दिन में अपन एक दिन ऐसा करेंगे जिससे कि अपन स्केचिंग, 1 या 2 दिन जिसमें अपन सिर्फ स्केचिंग सीखेंगे, चित्र बनाना ही, कि कैसे चित्र बना सकते हैं अपन, वही सीखेंगे अपन, जिससे कि अपने को प्रैक्टिकल भी आता रहेगा। तो अपन परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं। देखो ये एक रास्ता है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये रास्ता है। ठीक है। यहां से लोग बाग आते हैं और इधर से जाके अपने घर चले जाते हैं। ये रास्ता है। अपन ने यहाँ की एक सीट बना ली, चित्र बना लिया। अब अपने पास क्या हुआ, यहाँ एक पेड़ है, ये पेड़ है, लो सर, ये पेड़ बना लिया। अब मैंने क्या किया, यहां भी एक पेड़ है, ये पेड़ बना। ठीक है। एक पेड़ यहां पर भी कॉर्नर में बना हुआ है, तो मैंने यहां भी एक पेड़ बना दिया। ठीक है। यहां कॉर्नर में मैंने एक पेड़ बना दिया। अब देखो, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। इनमें से जैसे अपन ऐसे सीट के साथ में खड़े हैं, तो अपने जस्ट पास में कौन सा चित्र है? 1 नंबर है, 2 नंबर है या 3 नंबर है? बताओ देखिए कोई भी। 1 नंबर। 1 नंबर। 1 नंबर, शाबाश। उससे दूर कौन सा लग रहा है आपको? 1 नंबर से दूर 3 नंबर। हाँ। 2 नंबर। और सबसे लास्ट में कौन सा लग रहा है? 3। पक्का है 3 ही है? ये सही है कि 1 2 3, या कोई और भी कंफ्यूज है? बताओ देखिए एक बार। फिर 1 3 2 ऐसे आएगा। 1 3 2, अच्छा ऐसे आएगा। 1 हाँ। 3 हाँ। ऐसे, है ना? सही है कि? हाँ। हाँ सर। चलो अब एक बार म्यूट हो जाइए, अब मैं समझाता हूँ आपको। देखो एक बार, चित्र 1 है, सीट अपन ने ये ली है, दूरी सिर्फ ये है, इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। फिर ये कैसे लग गया कि ये पेड़ पास में है और ये पेड़ दूर है? ये कैसे हो गया इसमें? इस एक ही चित्र में ये सीट है, इसको उठा के ऐसे रखेंगे अपन, इतनी सी सीट को, तो इतनी सी सीट है, इसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, तो फिर अपने को ऐसे कैसे लग रहा है भाई ये 1 नंबर तो अपने पास में ही है, ये 3 नंबर है जो थोड़ा दूर है, और फिर ये 2 नंबर है तो सबसे लास्ट में दूर है? ऐसा कैसे लग गया अपने को? ये ऐसा इसलिए लग गया, सर इस चित्र में परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ है। इस चित्र में परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, याद रखना। तो इस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग इस चित्र में हुआ, इसलिए
ये चित्र अपने को एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ दूरी पर दिखाई देने लग गए। कोई दिक्कत है क्या? ये चीज समझ में आ गई क्या आपको? यस सर। या दोबारा बताऊं? नो सर। सबके समझ में आ गई? यस सर। चलो, सबके समझ में आ गया। तो कुल मिला के ये परिप्रेक्ष्य सिद्धांत है। इस परिप्रेक्ष्य सिद्धांत के अंतर्गत ही अपन सीट पर या चित्र में, एक चित्र में अपन दूर और पास, म्यूट हो जाइए सब म्यूट हो जाइए, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप, लेकिन ऐसे नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है? देखो, परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया अपन ने। अब इसमें परिप्रेक्ष्य का प्रयोग कैसे किया अपन ने? परिप्रेक्ष्य का प्रयोग इसलिए क्या, कैसे हुआ परिप्रेक्ष्य का प्रयोग इसमें कि अपने को पास की वस्तु बहुत ऐसे लग रही है कि ये पास में ही है, और दूर की वस्तु से लग रहा है भाई बहुत दूर है। ऐसा कैसे लग रहा है? देखो इधर, ऐसा इसलिए लग रहा है कि ये अपनी सीट है। इस सीट में अपन ने क्या किया, इस चित्र को बड़ा बनाया। देखो कितना बड़ा बनाया अपन ने इस चित्र को, इस पेड़ को बहुत बड़ा बना दिया और बिल्कुल स्पष्ट बनाया, बड़े बड़े। देखो ये पेड़ इतना मोटा बनाया अपन ने, इसकी टहनियां भी देखो कितनी थी मोटी बनाई है अपन ने। ये इसलिए बनाया क्योंकि ये चित्र स्पष्ट दिखाई दे, देखते ही सबसे पहले इसी पे दर्शक की निगाहें जाएं। तो ये चित्र इसलिए स्पष्ट बना दिया अपन ने और बड़ा बना दिया, स्पष्ट और बड़ा। इसके बाद में बात आती है 3 नंबर की, इससे जस्ट पास में ये है। तो कहने का मतलब इसको क्या किया अपन ने, जो ये था इससे छोटा बनाया और इससे थोड़ा सा हल्का मोटाई भी कम ली अपन ने इसकी, इसलिए ये अपने को इससे दूर लगा। और इससे भी छोटा बना दिया इसको, इससे भी छोटा बना दिया इसको, तो ये क्या हो गया, ये सबसे दूर हो गया। अब देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अपन इसको ऊपर बना दिए तो छोटा लग रहा है। जैसे यहां अपन ने बनाया छोटा सा एक चित्र, यहां मान लो, देखो अब क्या लगेगा आपको, ये लगेगा कि ये बहुत ऐसे साइड में है, एक छोटा सा घास फूस जैसा है, छोटा सा साइड में, ठीक है? इनसे तो पास में ही है। ऐसा नहीं है कि छोटी आकृति बनाने से ही दूर दिखाई दे जाता है, नहीं, आकृति के अनुरूप भी लेना पड़ेगा अपने को। इससे थोड़ा सा हल्का सा ऊपर इसको लेंगे, इससे थोड़ा सा हल्का सा ऊपर इसको लेंगे, तब जाके ये परिप्रेक्ष्य का सिद्धांत आएगा। किसी को दिक्कत है क्या? नो सर। नो। समझ में आ गया होगा? यस सर। चलो, यस। हाँ चेतना, ठीक है। समझ में आ गया सबको परिप्रेक्ष्य सिद्धांत क्या होता है, ठीक है? अपने संयोजन के सिद्धांत देखना ध्यान, अपने तत्व, सड़ांग और संयोजन तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। ये अपने को प्रायोगिक परीक्षा में काम आएंगे। जो अपन प्रायोगिक सीखेंगे ना, प्रैक्टिकल सीखेंगे, उसमें काम आएंगे। प्लस अपन जो चैप्टराइजेशन शुरू करेंगे, उसमें चैप्टर शुरू करेंगे, उसमें सब में इनका काम आएगा। जैसे किसी चित्र के बारे में बताएंगे, अजंता में, जैसे मान लो अजंता में आ जाएगा कि सभी तत्वों का प्रयोग किया गया है, तो अपने को अगर तत्व पता ही नहीं होता तो क्या पता चलता भाई ये तत्व है और इनका प्रयोग किया गया है। जैसे अपन पढ़ेंगे कि मथुरा में मूर्ति शिल्प प्राप्त हुई जिसमें पूरे षडांगों का प्रयोग किया गया है, तो कैसे पता चलता अपने को भाई यही षडांग है। इसलिए अपन ने ये टॉपिक सबसे पहले पढ़े हैं, क्योंकि अपने को पता होना चाहिए। जैसे प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, तो प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है, जैसे चित्र बनाए थे आदि मानव ने, तो उसमें लिखा जाएगा कि रेखा बहुत लंबी। तो आप सोचें कौन सी रेखा लंबी थी, तो वो अपन तत्व की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए अपन ने पहले तत्व, षडांग और संयोजन के सिद्धांत कंप्लीट किए हैं, जिससे कि आपको आगे इसको पढ़ने में कोई समस्या नहीं आए। और ये तीनों पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, तीनों पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है? अच्छे से याद करें इनको। ओके। ठीक है। अब बात करते हैं अपन चैप्टर की। 11th क्लास का
फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर। आज से अपन हम सब रोज क्लास लेंगे, जिससे कि अपने को चैप्टराइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कक्षा 11 के चैप्टराइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अपन रेगुलर पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल अगर एक दिन छोड़ के एक दिन अगर आपने क्लास ली तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप रेगुलर। ओके सर। क्या? ओके सर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्रागैतिहासिक शैल चित्र। ये अपने फर्स्ट चैप्टर का नाम है। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रागैतिहासिक शैल चित्र। ठीक है, अपने पास 7 मिनट बचे हैं। 7 मिनट में सिर्फ इसका बेसिक नॉलेज लेंगे, फिर कल से अपन इसको चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखो। ओके सर। देखो, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे अपन तो प्राग प्लस इतिहास। प्राग का मतलब होता है पुराना, प्लस इतिहास का मतलब हो गया इतिहास। मतलब पुराने इतिहास को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक। जो पुराना इतिहास है, अर्थात जिस समय भाषा, कागज का भी आविष्कार नहीं हुआ था, जिस समय भाषा और कागज का भी आविष्कार नहीं हुआ था, उससे भी पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। याद रखना, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? इतिहास से भी पहले का काल, इतिहास से भी पुराना, इतिहास से भी पहले का काल, जिस समय भाषा और कागज का भी विकास नहीं हुआ था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत है किसी को? सर दोबारा समझाओ, समझ में नहीं आया। दोबारा देखो एक बार। प्रागैतिहासिक काल, पहले अपन प्रागैतिहासिक काल को लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? वापस देखो। प्रागैतिहासिक, प्रागे का मतलब हो गया पुराना। चैप्टर का नाम ही, सिर्फ नाम ही समझ रहे हैं अपन अभी तो। और इतिहास, इतिहास हो गया मतलब इतिहास से भी पुराना काल जो होता है, समय जो होता है, उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। कहने का मतलब इतिहास से भी पुराना, जिस समय कागज और भाषा अर्थात लिपि, भाषा का भी आविष्कार नहीं हुआ था, जिस समय कागज, भाषा का आविष्कार भी नहीं हुआ था, और इतिहास से भी पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। एक बार वापस बोल रहा हूं। ओके सर। एक बार फिर से बोल रहा हूं। जिस समय शुरू से वापस पर ओनली डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, प्रागैतिहासिक काल की डेफिनेशन। इतिहास से भी पुराना काल, इतिहास से भी पुराना काल, जिस समय कागज और भाषा का भी विकास नहीं हुआ था, उससे भी पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, ओके सर। सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। सबको? हाँ। यस सर। यस सर, वेरी गुड। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये अपन प्रागैतिहासिक काल का समझ गए। अब बात करते हैं शैल। अब बात करते हैं अपन शैल चित्र की। देखो, शैल का मतलब होता है पत्थर, और चित्र का मतलब होता है चित्र। अर्थात प्राग का मतलब होता है पुराना, इतिहास, तीनों का समावेश। कैसे? ऐसे चित्र जो पत्थर पर बनाए गए हैं,
ऐसे चित्र जो पत्थर पर बनाए गए हैं, उनका इतिहास जो था उससे भी पुराने काल को अपन पढ़ेंगे। देखो वापस पत्थर पर बने चित्रों को पढ़ेंगे, यही ध्यान रखना। पत्थर पर जो चित्र बने हुए, शेल का मतलब होता है पत्थर। पत्थर पर जो चित्र बनाए गए थे उनको अपन पढ़ेंगे, और उनका भी क्या पढ़ेंगे, पुराना इतिहास पढ़ेंगे। कहने का मतलब जो पत्थर पर चित्र बनाए गए थे उनका जितना पुराना इतिहास है वो सारा अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो पत्थर ओके पर सर। चित्र, हाँ, जो पत्थर पर शेल चित्र बने हुए हैं, पत्थरों पर जो चित्र बने हुए हैं, उनके इतिहास को, उनके पुराने इतिहास को अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां तक कोई समस्या है किसी को? नो सर। सब कुछ समझ में आ गया होगा? हाँ। अच्छा, सब कुछ। चलो, पहला चैप्टर स्टार्ट किया अपन ने, प्रागैतिहासिक काल नाम है। प्रागैतिहासिक काल की जो डेफिनेशन होती है वो इतिहास से भी पहले का काल, जिस समय कागज और भाषा का भी आविष्कार नहीं हुआ था। शेल का मतलब होता है पत्थर, चित्र का मतलब होता है पत्थर। चित्र। देखो एक बार, ये शेल चित्र और एक शिलाश्रय, ये बार बार शब्द आएंगे अपने पास में। इसके अलावा एक शब्द आएगा आदि मानव, एक शब्द आएगा आदि मानव। ठीक है। शैल चित्र का मतलब होता है शैल पर बने हुए चित्र। शैलाश्रय मतलब होता है शिलाओं में या गुफाओं में रहने वाला। आदि मानव का मतलब होता है आदि मानव जो जंगलों में विचरण करता था, जो जंगलों में घूमता था, स्वच्छंद घूमता था, वो होता था आदि मानव। आदि मानव। तो ये बार बार पूछे, बार बार आएंगे ये क्वेश्चन, ये शब्द सर ये बोलाक्ष क्या है? है। बोलाक्ष। शैलाश्रय कोलाज, खोलाज। हाँ, ये जो दिख नहीं रहा ढंग से। कहाँ है यहाँ? हाँ, ये शैलाश्रय मतलब गुफाओं में रहने वाले व्यक्ति, गुफाओं में रहने वाले व्यक्ति को शैलाश्रय कहा जाता है। शैल चित्र होते हैं ठीक है। जिनको पत्थरों पे बनाया जाता है, और आदि मानव होता है जो जंगलों में स्वच्छंद विचरण करता है। अब देखो, अपना लगभग समय कंप्लीट हो चुका है। ये बात अपन ने बेसिक नॉलेज देखा है। कल से अपन चैप्टर पूरा स्टार्ट कर देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जिसके पास बुक्स है वो बुक्स खरीद लें, अच्छे से चैप्टर को पढ़ेंगे जिससे कि आपको याद रहेगा। और बाकी सबको बोलेंगे क्लास ज्वाइन करें, जितने भी ड्राइंग के स्टूडेंट हैं सब क्लास ज्वाइन करें। सही है ना? किसी को सर समझ? हाँ